हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कमरे में गूंजता यह गाना किसी खुशी की तरह नहीं, बल्कि किसी बीमार दिल की धड़कन की तरह सुनाई दे रहा था। बाबू, ओ बाबू, उठ जा। मां की आवाज में उम्मीद कम और डर ज्यादा था। आज तेरा जन्मदिन है रे, देख तेरे लिए केक लाई हूं। बिस्तर पर लेटा लड़का करवट भी नहीं बदल पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे उभर आए थे। मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे शब्द गले में ही दम तोड़ रहे हों। मां, बहुत दर्द। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ मेरे राजा, कल से कुछ खाया भी तो नहीं तूने। अभी घी में गरम गरम परोठा बना देती हूं, खा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं मां, मुझसे नहीं हो पा रहा। उसकी सांसें थीं जैसे हर सांस के साथ वो कोई जंग लड़ रहा हो। मां ने आंखें फेर ली। सब दर्द सहने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है बाबू। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अब ज्यादा देर नहीं है। कई सालों बाद मैं कांतिपुर के रास्ते पर था। हाथ में एक शादी का कार्ड, पीले रंग का, हल्दी और सिंदूर से सजा हुआ। उस पर लिखा था मेरी इकलौती बहन सुरंगना का नाम। कांतिपुर, एक ऐसा नाम जिससे हमारा रिश्ता बरसों पहले टूट चुका था। क्यों टूटा था, यह सवाल मैंने खुद से पूछना भी छोड़ दिया था। बस इतना याद था कि बड़े दीदी अंगना और उनके घर से हमारा आना जाना अचानक बंद हो गया था। 13-14 साल हो गए होंगे, लेकिन बहन की शादी थी। सबने मना किया, मत जा, वहां अब कोई अपना नहीं है। पुरानी बातें मत कुरेद। फिर भी मैं निकल पड़ा। शाम की बस पकड़ी। सोचा था जाने से पहले फोन कर लूंगा, लेकिन नंबर लगा ही नहीं। इतने सालों में बदल गया होगा। योजना बस इतनी थी, आज की रात वहीं काटूंगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। अभी और भी रिश्तेदारों को निमंत्रण देना था। बस कच्ची सड़क पर सरक रही थी। चांदनी रात थी। दूर दूर तक फैले धान के खेत चांदी की तरह चमक रहे थे। तालाबों का पानी बीच बीच में रोशनी पकड़ लेता, जैसे कोई आंख झपक रहा हो। तभी पीछे से तेज आवाज आई, 20 रुपए दिए हैं आपने, बाकी 10 रुपए कौन देगा। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। एक लंबा सा आदमी खड़ा था, फटी सी धूल से सनी जौबा, सिर पर बिखरे, गालों पर घनी दाढ़ी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, थकान, गुस्सा और बेबसी, तीनों एक साथ। मैंने कहा ना, कल दे दूंगा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। आज मेरे पास कुछ नहीं है। कंडक्टर भड़क उठा, तो पैसे नहीं थे तो बस में चढ़े क्यों। फिर गालियां, फिर अपमान। बस रोको, कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा। बस झटके से रुकी। अगले ही पल उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे नीचे धकेल दिया, मानो वो इंसान नहीं कोई बोझ हो। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। बस दोबारा चलने की कोशिश की गई, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, बस वहीं खड़ी रही। 15-20 मिनट बीत गए। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। मैंने बगल में बैठे आदमी को हल्के से हिलाया। भाई साहब, कांतिपुर कितनी दूर है। वो ऊँघते हुए बोला, अरे यहीं तो है, इसी तरफ। मेरे भीतर झुंझलाहट दौड़ गई। तो फिर मैं यहां बैठा क्या कर रहा हूं। मैं झट से बस से उतर गया। सोचा अगर कोई सवारी न मिली तो बाकी रास्ता पैदल ही तय कर लूंगा। कुछ ही कदम चला था कि पीछे से इंजन की तेज आवाज आई। बस गरजती हुई आगे बढ़ गई। एक पल के लिए मुझे अफसोस हुआ, इतनी रात को बस छोड़ना सही फैसला था या नहीं। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ बुझी बुझी स्ट्रीट लाइटें, खेत, नाले, सन्नाटा। तभी चांदनी में मुझे खेत के किनारे एक साया दिखा। वही आदमी, वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था। किसी ने खाने को नहीं दिया, किसी ने रहने नहीं दिया। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। रात की खामोशी में उस आदमी की बुदबुदाहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बद्दुआ नहीं थी, बस एक गहरी जमी हुई पीड़ा थी। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की, सुनिए, आप ठीक तो हैं। लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो खेत के किनारे किनारे चलता हुआ एक बिजली के खंभे के पास रुक गया।
चांदनी में मुझे साफ दिख रहा था। खंभे के नीचे जमीन पर एक कटा हुआ बिजली का तार पड़ा था। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी निगाहें जमीन पर नहीं थीं। मेरे भीतर अचानक डर की लहर दौड़ गई। अरे रुकिए, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। वहां मत जाइए, तार पड़ा है। लेकिन शायद उसने सुना ही नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहता था। अगले ही पल एक भयानक धमाका, तेज रोशनी, कानों को चीर देने वाली आवाज और हवा में जली हुई चीजों की गंध। मैंने अपनी आंखें ढक ली। जब नजरें सामने गईं, तो देखा वो आदमी बिजली के खंभे के नीचे गिर चुका था। उसका शरीर तार से चिपका हुआ था। बिजली उसके बदन में दौड़ रही थी। वो तड़प रहा था। फिर एक झटका और सब शांत। मेरे पांव जड़ हो गए। हे भगवान, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। मैं दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। वहां कोई नहीं था, न आदमी, न तार, न कोई जली हुई निशानी। सिर्फ वही पुराना बिजली का खंभा और उसके चारों ओर पसरा अंधेरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मैंने क्या देखा? मैं खुद से बुदबुदाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के उस पार पेड़ों की ओट में एक बड़ा सा जर्जर मकान खड़ा था। 3 मंजिला, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर सीलन और काई। मकान के बाहर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी। नाम धुंधला पड़ चुका था। मैंने आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। ये तो दीदी का घर है। इतनी देर तक पहचान ही नहीं पाया। कांतिपुर बहुत बदल चुका था, या शायद वक्त ने मेरी यादों को धुंधला कर दिया था। पहले यहां इतना सन्नाटा नहीं रहता था। बच्चों की आवाजें, आस पड़ोस की हलचल, सब कुछ गायब था। मैंने गहरी सांस ली और उस मकान की ओर बढ़ गया। गेट के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कुछ मीठा, कुछ सड़ा हुआ, जैसे फूलों और मौत की मिली जुली खुशबू। दीदी, मैंने हल्की आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने गेट को धक्का दिया। चर्रर, गेट अपने आप खुल गया। उसी पल कहीं से आवाज आई, बाबू, तेरा मामा आया है। अब भी सो रहा है क्या? मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये आवाज, मैं इसे पहचानता था। दी दी। मेरी आवाज कांप गई। अंदर घुप अंधेरा था। आजा, आवाज फिर आई। दरवाजा खुला है। इतने सालों बाद आया है। मैंने कदम अंदर रखा। घर के भीतर हवा तक भारी लग रही थी, जैसे सांस लेना भी किसी से इजाजत मांग रहा हो। लाइट जला दूं? मैंने कहा। जरूरत नहीं, वो बोली। अंधेरे की आदत हो गई है। रसोई की तरफ से खूंटी और बर्तनों की आवाज आ रही थी। ठुम ठुम ठुम। शायद दीदी वहीं है, मैंने सोचा। हाथ में थामा शादी का कार्ड और थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। जीजाजी कहाँ हैं? मैंने पूछा। इतनी रात हो गई। आवाज में अजीब सी कड़वाहट आ गई। उनका नाम मत ले। फिर कुछ पल बाद पता नहीं कहां पड़े रहते हैं। कभी घर लौटने की सुध नहीं। घर के भीतर चलते हुए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। इतना बड़ा मकान, फिर भी पूरी तरह खाली। कोई तस्वीर, कोई हंसी, कोई गर्माहट नहीं। तू ऊपर जा, दीदी ने कहा। दूसरी मंजिल पर बैठ, मैं अभी आती हूं। मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर कराहती हुई। दूसरी मंजिल पर एक पुरानी लालटेन रखी थी। मैंने जेब से लाइटर निकाला एंड लालटेन जला दी। पीली रोशनी फैलते ही दीवारें सामने आईं। दीवारों पर कई पोर्ट्रेट टंगे थे, कुछ अधूरे, कुछ पूरे, सब पर मकड़ी के जाले। अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। वो निखिल की तस्वीर थी। उसके माथे पर चंदन लगा था, गले में रजनीगंधा की माला, पूरी तरह सूख चुकी। मेरे हाथ कांपने लगे। निखिल, जो 14 साल पहले मर चुका था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ पलंग और एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल। मैं पलंग पर बैठ ही रहा था कि मेरे कान के पास एक बेहद परिचित आवाज गूंजी। मामा। मैं उठकर बैठूं। उस आवाज को सुनते ही मेरे शरीर में जैसे किसी ने बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो।
मामा, मैं उठकर बैठूं? मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में उसी टूटे हुए पलंग पर निखिल बैठा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान। बस फर्क इतना था कि उसकी त्वचा कुछ ज्यादा ही फीकी लग रही थी, जैसे उस पर धूप कभी पड़ी ही न हो। न निखिल, मेरे होंठ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो मुस्कुराया। मामा, आप भी ना इतने सालों बाद आए हो और ऐसे सवाल पूछ रहे हो। मैं पीछे हटने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, निखिल मर चुका है। मैं उसकी अर्थी के साथ श्मशान तक गया था। आज मेरा जन्मदिन है मामा, उसने कहा। 18वां। मेरे हाथ से शादी का कार्ड फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे जाना होगा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। वहां कोई खड़ा था। धीरे धीरे लालटेन की रोशनी में एक चेहरा उभरा। दीदी। उसके हाथ में घी में सने परोटों की थाली थी। कहां जा रहा है? उसकी आवाज में अब अपनापन नहीं था। आए हो तो जन्मदिन मनाकर जाओ। दी। मेरी आवाज गले में अटक गई। निखिल, वो चुप। उसकी आंखें अचानक लाल हो उठी। एक शब्द भी गलत मत बोलना। वो अंदर आई। कमरे में ठंड और बढ़ गई। निखिल इसी घर में रहेगा, उसने कहा। तो और कौन रहेगा? निखिल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, सिर्फ भूख थी। मामा, उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मरोड़ उठी। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक भारी आवाज आई, उसे बैठने दो। मैं चौंक गया। धीरे धीरे अंधेरे से एक और आकृति बाहर आई। लंबा शरीर, झुकी हुई कमर, बिखरे बाल। वही आदमी, बस वाला। अब उसके चेहरे पर जली हुई त्वचा के निशान थे। जीजाजी, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो हंसा। उसकी हंसी में धातु के रगड़ने जैसी आवाज थी। पहचाना? उसने कहा। बस मैं पहचान नहीं पाए थे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। तुम्हारे घर के लड़कों ने मेरी सारी जमा पूंजी ठग ली, वो बोला। एक काना कौड़ी नहीं छोड़ी। फिर उसकी आवाज भारी होती चली गई। मुझे सड़क पर छोड़ दिया गया। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उस लैंप पोस्ट के नीचे मैं मरा था, उसने कहा। बिजली से झुलसकर मेरे कानों में विस्फोट की आवाज फिर गूंज गई। 2 साल बाद उसने दीदी की ओर देखा। शोक में अंगना भी चली गई। दीदी की आंखों से काले आंसू बहने लगे। और मेरा बेटा? उस आदमी की आवाज टूट गई। मेरा अपंग बेटा निखिल। निखिल ने अचानक अपना सिर झुका लिया। जिसे तुम लोगों ने अस्पताल ले जाने में देर की, वो चिल्लाया। जिसे तुम लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। कमरा कांप उठा। दीवारों से मकड़ी के जाले गिरने लगे। उस दिन वो आदमी रोने लगा। उस दिन उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। मैं अपने कान बंद करना चाहता था, लेकिन आवाजें मेरे भीतर उतर रही थी। अब तू यहां आया है, दीदी ने कहा। उसी दिन निखिल के जन्मदिन पर वो मेरी तरफ बढ़ी। खाओ, उसने थाली आगे की। आज खाए बिना नहीं छोड़ेंगे। परोटों से तेज सड़ी हुई गंध आ रही थी। मेरा दम घुटने लगा। नहीं, मैं पीछे हटने लगा। खा। अब तीनों की आवाज एक साथ गूंजी। मैंने जेब में हाथ डाला। लाइटर। जैसे ही मैंने आग जलाई, परोटे का एक कोना धधक उठा। नहीं, दीदी चीखी। निखिल पीछे हट गया। उसका चेहरा जलने लगा, जैसे मोम पिघल रही हो। मैंने मौका नहीं छोड़ा। खिड़की की ओर भागा। पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, रोना और वही परिचित शब्द, मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और खिड़की से छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिरते ही लुढ़कता हुआ उठा। घुटनों में दर्द था, हाथ छिल चुके थे, लेकिन उस पल दर्द से ज्यादा मौत का डर भारी था। मैं बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। रात की सड़क सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज। पीछे से
कभी दीदी की चीख सुनाई देती, कभी निखिल की करुण पुकार, मामा मत जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कानों पर हाथ रखकर दौड़ता रहा। अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे वही बस खड़ी थी। मेरी आंखों में एक पल को यकीन नहीं हुआ। ये कैसे? मैं हांफता हुआ बुदबुदाया। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, बस बस। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा। अरे आप? वो चौंका। आप कहां से आ गए? मैं लड़खड़ाते कदमों से बस में चढ़ गया। जल्दी चलो, मैंने कहा। कृपया जल्दी। ड्राइवर ने कंधे उचका दिए। क्या करें बाबू, बस का टायर पंचर हो गया था। ठीक करते करते इतना वक्त लग गया। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। अगर बस ठीक हो जाती तो मैं आज वहां फंस जाता। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। सड़क पीछे छूटती चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। खिड़की से बाहर देखा। दूर लैंप पोस्ट के नीचे एक साया खड़ा था। वही लंबा सा आदमी, वही झुकी हुई आकृति। उसके बगल में एक और साया था, छोटा, दुबला, और उनके पीछे एक स्त्री की छाया। दीदी, तीनों मेरी तरफ देख रहे थे। बस आगे बढ़ती रही और वो तीनों धीरे धीरे धुंध में घुलते गए, लेकिन उनके चेहरे मेरे दिमाग में जलते रहे। बस के अंदर बाकी यात्री सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। मेरे कानों में यही अब भी वो आवाज गूंज रही थी, सब दर्द सहने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे नींद नहीं आई। हर झटके पर लगता था जैसे कोई बस के पीछे दौड़ रहा हो। कांतिपुर बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका साया मेरे भीतर कहीं अटका रह गया था। सुबह की हल्की रोशनी में मैंने खुद को देखा। मेरे हाथ में अब भी वही शादी का कार्ड था, लेकिन उस पर हल्दी और सिंदूर का रंग कुछ ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे खून मिला हो। मैंने कार्ड मोड़ दिया। मैं उस शादी में नहीं गया, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो मैंने देखा था उस पर यकीन कोई नहीं करता, और शायद मुझे खुद भी आज तक पूरा यकीन नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई महीनों बाद मैंने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। कांतिपुर में पुराना 3 मंजिला मकान रातों रात ढह गया। कोई हताहत नहीं। मैंने अखबार बंद कर दिया। लेकिन उस रात धीमी म्यूजिक। मैंने सपना देखा। एक बच्चा अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके सामने एक थाली रखी है, घी में तले हुए गरम गरम परोठे। वो मेरी तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मामा अब दर्द नहीं होता। मैं नींद से चीखते हुए उठा। कमरे में परोठे की हल्की सी गंध फैली हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते मरने के बाद भी भूखे ही रहते हैं, और कुछ पाप कभी माफ नहीं होते।